students, I hope you all are safe and sound. So we're going to start this next topic in atomic structure, that is dual nature of matter. Okay, so let's take a recap. We had studied Maxwell's wave theory and then we went on to Planck quantum theory, okay, where we talked about the particle nature. Okay, so जो क्वांटम थ्योरी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसकी जस्टिफिकेशन दी. बट एट द सेम टाइम जो वेव थ्योरी थी उसने कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जैसे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो आप बहुत ग्रेटर डिटेल्स में वेव ऑप्टिक्स में फिजिक्स में पढ़ोगे. तो वो जो दो फिनोमिनाज हैं वो वेव थ्योरी जस्टिफाई कर पाई, पार्टिकल थ्योरी नहीं कर पाई. इसलिए इट वाज कंक्लूडेड एट दैट टाइम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे हैव dual nature, that is, as long as they are traveling in the medium they have a wave like nature, and when they interact with matter they have a particle like nature. ठीक है, so उस समय there was this scientist de Broglie. ठीक है, उसने अपना एक थ्योरी दी. उसने कहा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डुअल नेचर होती है, the same applies for matter also. Matter also has a dual nature, that is a wave like nature and a particle like nature too. That means जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी नेचर कैसी होएगी, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों. ठीक है, और उसने अपना ये जो थॉट थी उसने उसको कैसे सपोर्ट किया. ही गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बाय सेइंग that the wavelength is inversely proportional to momentum. The wavelength of the electron is inversely proportional to the momentum. ठीक है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन के लिए ले लो, आप किसी बॉडी के लिए ले लो, बेसिकली फॉर मैटर. ठीक है, सो now you know that momentum is what? It is mass into velocity, and momentum is a characteristic feature of a particle, whereas lambda, you know what is lambda? Wavelength. It is a characteristic feature of wave. तो उसने मैटर की डुअल नेचर को उसने ऐसे रिलेट कर दिया. ठीक है, और लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर p, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, फर्दर आप इसको खोल सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर mv. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा. आपको किसी पार्टिकल का मास दिया हुआ है और उसकी वेवलेंथ पूछी है या वेलोसिटी पूछी है, यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, जब हमने प्रैक्टिकली इसमें मास डाल के देखा तो दिस थिंग, द डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर का ये जो उसने इक्वेशन दी थी, दिस होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर वेरी स्मॉल, दैट इज सब एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. फॉर बिगर बॉडीज जो वेवलेंथ उनकी इतनी कम हो जाती है, इट बिकम्स इररेलेवेंट. राइट, सो इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ थी? एप्लीकेबिलिटी थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए. सो बेसिकली रियल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी नहीं थी. ठीक है, आपको आपके जेई में, नीट में, स्कूल पेपर्स में, आपके एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली. इसमें आपको इसकी तीनों वर्जन्स बतानी चाहिए. एमसीक्यू में आ जाता है विच इज़ नॉट अ डी ब्रॉगली स्टेटमेंट और विच इज़ अ डी ब्रॉगली स्टेटमेंट. ठीक है, इसके साथ साथ इसकी डेरिवेशन करते हैं. सो लेट्स डिराइव. बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है. इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करके देखते हैं. ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. वन इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन, E इज h न्यू और hc ओवर लैम्डा. ठीक है, और दूसरा हमने आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस की इक्वेशन की थी, क्या था, E इज mc स्क्वायर. ठीक है, तो हम ये दोनों यूज़ करेंगे.
E is mc स्क्वायर, ये कहाँ से आई? आइंस्टाइन से, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है? E is h न्यू या h c over lambda, दिस इज इक्वेशन 2। ये क्या है? दिस इज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इन दोनों को आप इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर इज एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। ये एक सी कट गया, लैम्डा को ऊपर ले जाओ, एच ओवर एम सी। सी इज वेलोसिटी, एम इज मास, तो लैम्डा क्या हो गया? एच ओवर पी, ठीक है। सिंस m into c is mass into velocity, that is equal to momentum, ठीक है। now h is constant here, that is Planck's constant, so इससे क्या पता लग रहा है? lambda is inversely proportional to p, ठीक है। यहाँ हमने डी ब्रोगली डिराइव कर लिया, क्लियर है। एक और करते हैं डुअल नेचर के लिए, and then we start with the numericals, ठीक है। so let's do one more. Okay, so the first thing was de Broglie, second is Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है। Now what does this principle say? Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है। It says कि हम कभी भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन इकट्ठे नहीं मेजर कर सकते। We cannot measure the momentum and position of a subatomic particle with absolute certainty, ठीक है। Why am I saying subatomic? Originally principle में word subatomic नहीं mention है, but practically जब आप देखते हो तो ये subatomic particles के लिए ही applicable है, ठीक है। So what does this principle say? It says we cannot measure the position and momentum, मैटर ले लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, ऑफ मैटर विथ एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर हम इसको सरल भाषा में इन इजी लैंग्वेज समझे तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक मैटर की किसी भी चीज़ की, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है, हाथी हो गया, तो दिस प्रिंसिपल इज सेइंग कि मैं किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर का पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकती, ठीक है। बट प्रैक्टिकली यू नो दैट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगर थिंग्स। ये चीज़ सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम समझेंगे इसका रीज़न, ठीक है। बिकॉज एक बड़ा विजुअल चीज़ है। इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि मैं किसी चीज़ की ट्रैजेक्टरी, द पाथ ट्रैवल्ड जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उसके मोशन से या उसके पोजीशन से, बट वी आर एबल टू प्रिडिक्ट, हम कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। पहले इसकी पूरी लिख लेते हैं प्रिंसिपल। सो इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, एंड डेल्टा पी is the uncertainty in momentum, then delta x into delta p, that is the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum, is greater than equal to h upon 4 pi, ठीक है।
This is the mathematical version of Heisenberg's uncertainty principle. इसको थोड़ा सा और elaborate कर सकते हैं. Momentum is mass into velocity and you know mass is constant. तो क्या आ जाएगा m delta v. ठीक है. अब आप इसको कैसे भी घुमाओ, डेल्टा वी नीचे ले जाओ, m डेल्टा वी नीचे ले जाओ. ठीक है. सो ये आपकी दो मेजर मैथमेटिकल वर्जन्स आ गई हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है. तो पहले देख लेते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. इसकी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं एज इट इज. इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे आपको डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ हेजनबर्ग. ठीक है. तीसरा इसके रीजन पे क्वेश्चन आ सकता है और चौथा इसका न्यूमेरिकल आ सकता है. ठीक है. सो देयर आर 4 थिंग्स. The statement, the principle itself can be questioned. इसके different versions दे देंगे, 4 which is not said by Heisenberg या which is not a Heisenberg's uncertainty principle in terms of equation. ठीक है. या इसमें numerical आ जाएगा या इसमें reasoning आएगी. बहुत important, very very important topic this is. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए. Just take a screenshot. अब हम पढ़ते हैं इसका reason क्या था. Let's come to reason. ठीक है. So जो Heisenberg's uncertainty principle है, इसको हम दो important laws पे बेस कर सकते हैं. First is law of optics. ठीक है. And second is Planck's quantum theory. says E is h nu या E is h c over lambda. ठीक है. Law of optics, the deviation in position is going to be plus minus lambda. ठीक है. इन दो लॉज पे हम इसको बेस करेंगे. ठीक है. जो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑप्टिक्स. सो बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि अगर हम एक लार्ज वेवलेंथ लाइट देख यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, तो उसकी पोजीशन में डेविएशन, ठीक है, वो भी उतनी ज़्यादा होएगी, प्लस माइनस लैम्डा. ठीक है. दैट मीन्स द क्लैरिटी विल बी लेस. अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ लाइट यूज़ करते हैं तो डेविएशन भी कम होएगी पोजीशन में एंड द क्लैरिटी विल बी मोर. दैट्स व्हाट द first law says independently. And second, Planck's quantum theory वो independently क्या कहती है that the energy of radiations is directly proportional to frequency और inversely proportional to wavelength. इसका मतलब है कि अगर मैं short wavelength light यूज़ करूँगी तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होएगी और large wavelength light यूज़ करूँगी तो उसमें कम एनर्जी होएगी. ठीक है. अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और देखते हैं कि असली में क्या होता है. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिकॉज दिस बिकम्स इररेलेवेंट फॉर अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. ठीक है. राइट. सो अब हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. छोटा सा इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो. सो लेट्स टेक अ इलेक्ट्रॉन. इसका साइज बहुत छोटा होता है, मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है ना. अब मैं उसको क्लियरली देखने के लिए, सो टू गेज द पोजीशन और टू जज द पोजीशन विद एक्यूरेसी, हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट वेवलेंथ लाइट यूज़ करते हैं. ठीक है. सो टू सी इट क्लियरली आई एम यूजिंग अ शॉर्ट वेवलेंथ लाइट. तो डेविएशन कम हुई, क्लैरिटी ज़्यादा हुई. बट उससे नुकसान क्या होएगा, अ शॉर्ट वेवलेंथ लाइट हैज़ हायर एनर्जी because you see there's an inverse relationship. तो ये कम है तो ये ज़्यादा हो गया. ठीक है. short wavelength light will have more energy. So those photons, what is light energy? Photons. So those photons are going to have a lot of energy. ठीक है. तो the moment they fall on the electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का फुल्का सा छोटा सा है, तो they are going to affect the momentum of electron.
ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद द डायरेक्शन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो जो है अब जैसे एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आप जाके उसके ऊपर उसको आप जोर से मारते हो, आपका पैर बचता है, उसकी जगह पोजीशन डेविएट हो जाती है, ठीक है। या बॉल आ रही है आगे से एंड यू गो एंड किक, तो क्या करते हो आप उसके मोशन को डेविएट कर देते हो, ठीक है। सो राइट, so what is going to happen if I am using a short wavelength light, the position can be measured to some degree of accuracy, but the short wavelength light is going to have large amount of energy as per Planck's quantum theory, and that is going to disturb the momentum, ठीक है। तो चलो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कम एनर्जी वाला फोटोन ले लेते हैं या लो एनर्जी वाली लाइट लेते हैं। लो एनर्जी वाली लाइट कौन सी है, अगर ये लो है मतलब उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत लार्ज है, ठीक है। सो इफ आई टेक अ लार्ज वेवलेंथ लाइट देन एज पर लॉ ऑफ ऑप्टिक्स जो उसकी पोजीशन में डेविएशन है वो काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसका मोमेंटम डिस्टर्ब ना करूँ, उसका मोशन डिस्टर्ब ना करूँ, और उसके लिए मैं एक क्या करती हूँ, शॉर्ट वेवलेंथ लो एनर्जी लाइट ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इसका मोमेंटम डिस्टर्ब ना हो, मैं क्या करती हूँ, मैं एक क्या ले लेती हूँ, मैं एक लो एनर्जी दैट इज लार्जर वेवलेंथ लाइट ले लेती हूँ। चलो हम वहाँ से तो निकले, लेकिन अब कहाँ फंस जाएंगे, जो लो एनर्जी लाइट है उसकी वेवलेंथ लार्ज होएगी, वेवलेंथ लार्ज होएगी तो उसकी पोजीशन आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। सो इफ यू आर एबल टू मेजर द मोमेंटम यू आर नॉट एबल टू मेजर द पोजीशन, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इन रियलिटी व्हाट हैपेंस, अब लाइट आके इस बोर्ड को बज रही है तो बोर्ड तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा ना, दिस हैज सब्सटेंशियल मास, राइट। सो यू कांट डिस्टर्ब, अगर आपको इसकी पोजीशन दिख रही है तो आप इसका मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑल्सो, अगर एक कार जा रही है, ठीक है, इफ अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड यू कैन प्रिडिक्ट इट्स ट्रैजेक्टरी वेरी इजीली, ठीक है। जब सनरेज कार पे पड़ रही है तो वो कार को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी आपको दिख भी रहा है पोजीशन, आपको उसका मोमेंटम भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो एप्लीकेबिलिटी अगेन इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन द रीजन फॉर हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस फिनिशेस दिस स्मॉल टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। द न्यूमेरिकल्स विल बी dealt with in the following videos। हम आगे आने वाले वीडियोस में हम डुअल नेचर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और हम बाकी के आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन वेव के, देन बोहर थ्योरी के, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, उन सब के हम आगे आने वाले 2-3 वीडियोस आर गोइंग टू डील विद द न्यूमेरिकल्स बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जहाँ हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मीनवाइल इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक के प्लीज राइट डाउन द रीजन जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। मीनवाइल थैंक यू, स्टे सेफ।